बेटा आफ्टर एंडिंग विद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप, राइट। सर्कुलर लूप था, एक बच्चे का आ गया था। सर क्वेश्चन नहीं करा रहे आप, बस थ्योरी आगे बढ़ाए जा रहे हो। तो आज कुछ क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, बट उसके लिए ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट रहती है कि आप घर पे ही उतना ही जो है प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलो पहले शुरुआत में एक क्वेश्चन से ही कर देता हूँ आपका। मैंने आप लोगों को एक फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना सिखा दिया था बेटा, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन है कि आप लोगों के लिए एक वायर है जो कि किस में रखा हुआ है, वाई एक्सिस पर रखा हुआ है। इसमें रखा हुआ है वाई एक्सिस पर रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं अगर आप लोगों से कहता हूं कि आपके पास अगर वैल्यू है 3 2 4, मतलब वायर वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, अ वायर इज केप्ट अलॉन्ग, अ वायर इज केप्ट अलॉन्ग वाई एक्सिस, ठीक है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इफ द करंट इज 1 एम्पियर। जो करंट कैरी कर रहा है 1 एम्पियर का, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमें लेना क्या है। मैंने आप लोगों को बताया था कि B और DL यानी कि I डॉट DL ये हमेशा आपस में क्या रहने वाले हैं, परपेंडिकुलर रहने वाले हैं। तो एक बात तो तय है कि मेरे पास इस वायर का Y कंपोनेंट कोई भी रोल प्ले नहीं करेगा। भाई ये एक्स वाई जेड ही तो है, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने अगर आपको दे रखे हैं 3 2 4, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये कोई भी रोल प्ले नहीं कर रहा है। यहाँ तक तो चीज़ें फिक्स हैं। अब अगर मैं बोलता हूँ B की वैल्यू, नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, आइए इस चीज़ को जानने की कोशिश। B इज इक्वल्स टू बाय वर्ड्स लगा देता हूँ मैं यहाँ पर, म्यू नॉट आई DL साइन थीटा बाय R स्क्वायर रहती है, ठीक है। लेंथ ले लो, L इज इक्वल्स टू 1 मीटर, लेट्स से DL आपको दे रखा है 1 मीटर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा अभी। I DL साइन थीटा है। अब देखो बेटा, X Y Z आपस में तीनों एक दूसरे पर कितना एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री। हाँ बेटा 4 5 बिल्कुल सही है ना। और आपस में हमारे पास कितना एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का। तो I डॉट DL तो हमारे पास क्या रहने वाला है, 90 डिग्री रखे, साइन थीटा में हटा सकता हूँ, साइन 90 आ जाएगा। और अब मुझे जरूरत है इस R की। इस R के लिए मैं वैल्यू क्या निकालूंगा ये जान लेते हैं बेटा। इस R के लिए वैल्यू मैं अगर यहाँ से एक करंट एलिमेंट लेता हूँ तो बेसिकली ये मेरा R होगा। बट ये R अब आपके पास सिंपल एक प्लेन में तो रखा नहीं है, ये तो हमारे पास अब दो प्लेन में है। किस प्लेन में है, X और Z। ये Y के अलावा तो आपके पास क्या रखा हुआ है, डंडा, एक वायर रखा हुआ है, राइट। तो ठीक है, मेरे पास जो R की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी एक्स प्लेन और वाई प्लेन दोनों आपस में परपेंडिकुलर। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्लास 11 की वेक्टर फॉर्म का यूज कर लेते हैं या फिर थर्ड क्लास का पाइथागोरस। तो आपके पास R की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर आ जाएगी बेटा। तो यहाँ से आप B आई होप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। I की वैल्यू मैंने आपको दे रखी थी 1 एम्पियर इंटू DL 1 सेंटीमीटर, सारी चीजें मीटर में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, 5 इंटू 5। अब देखो नीचे 2 सेंटीमीटर है, ऊपर हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, तो नीचे 1 सेंटीमीटर बचेगा तो इंटू 10 की पावर -2 हो जाएगा ऊपर, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 10 की पावर -7 इंटू 1 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन में 25। आप इसको सॉल्व करते रहना, आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोगों ने अपनी कहानी बेटा, ठीक है, कर लेगा ऐसे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया था कि अगर आपके पास वायर ऐसे रखा है और मैग्नेटिक फील्ड आपसे पूछ रहा है P, और ये जो है आपके पास दो एंगल बना रहा है, एक ये बना रहा है और एक ये बना रहा है। तो अगर इस केस में ये थीटा 1 है बड़ा वाला एंगल, और इस केस में थीटा 2 है, तो मैंने आपको बताया था इस वायर को आप एक्सटेंड कर लीजिए। वरना दूसरा तरीका भी है, कोई बड़ा नहीं है, अगर आपको डायरेक्ट करना है, इसे पसंद नहीं आ रहा है, थीटा 2 दे रखा है, हाँ वो तरीका थोड़ा लंबा हो जाएगा। आप अपना वही लगाओ, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आइडियल बाय साइन की जगह पर बस साइन बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, ऐसे करो 5 2 -5 थीटा 2 थीटा 1 जो भी है। यहाँ पे क्या आया था मेरे पास, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R, ये आया था। तो ये तो वैल्यू आई थी हमारे पास, म्यू नॉट एक इनफाइनाइट वायर की वजह से हमारे पास क्या आई थी, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R साइन थीटा 2 प्लस साइन 5 आया था। बट अगर वायर पीछे दे रखा है, देखो अगर आगे दे रखा हो तो हम लोग आराम से निकाल लेते हैं 5 2 प्लस 5। बट अगर हमारे पास जो पॉइंट P है वो वायर के पीछे दे रखा होगा तो हम लोग डायरेक्ट, मैंने बताया था आपको 2 पाई वायर से जगह के निकालो, आप डायरेक्ट कर सकते हो बड़े में छोटा वाला माइनस। चले ठीक है, ये डायरेक्ट करने का तरीका।
नेक्स्ट मैंने आप लोगों को सर्कुलर लूप की वजह से बता दिया था, याद है? सर्कुलर लूप की वजह से हमारे पास कितना आया था मैग्नेटिक फील्ड? B = μ0 I/2R आया, ये आया था। जो हमारे पास ड्यू टू अ सर्कुलर लूप है, B ड्यू टू सर्कुलर लूप, वो मेरे हिसाब से B = μ0 I/2R, राइट? बेटा एक्चुअल में आप लोगों को आज ये तो हमारे पास एक सर्कुलर लूप हो गया, बट सर्कुलर लूप बना कैसे है आइए जानने की कोशिश करें। अगर मैं यहाँ से किसी भी एक एंगल पर ये थीटा ले, ठीक है, और ऐसे ही मैं अगर बहुत सारे थीटा मिला लूँ तो बहुत सारे थीटा मिलाऊंगा तो एक थीटा ये हो गया। ऐसे अगर मिलाता जाऊंगा तो क्या मैं सर्कुलर लूप पे पहुंच जाऊंगा? देखो थीटा थीटा थीटा, अगर मैं बहुत सारे थीटा मिलाता जाता हूँ तो क्या मैं सर्कुलर लूप पे चला जाऊंगा? यानी कि अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं अगर किसी एक पर्टिकुलर थीटा की वैल्यू पे अगर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकता हूँ सर्कुलर लूप पे, तो उससे मैं सभी जगह का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लायक हूँ। तो क्यों ना एक पर्टिकुलर सर्कल की बजाय मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला दे दूँ जिसकी वजह से आप सभी जगह पर आराम से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आज उस फॉर्मूले को हम लोग समझते हैं कि हमारे पास वैल्यू क्या है, μ0 I/2R, ये हमारे पास उसका था। अब इसमें आप कर दीजिए θ/2 पर, ये वैल्यू थी हमारे पास। क्या वैल्यू है? फॉर एनी लूप मेकिंग एंगल थीटा, कोई भी लूप अगर आपका थीटा एंगल बनाता है तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा बेटा वो हमारे पास कैसे आएगा? μ0 I/2R θ/2 पर, राइट? अब आप लोगों को अगर यकीन ना हो तो B ड्यू टू सर्कुलर लूप की डेरिवेशन तो मैंने आपको करा रखी थी। B सर्कुलर कितना आया था? μ0 I/2R आया था बेटा हमारे पास। अब ये जो μ0 I/2R है θ/2 पर वैल्यू पुट करके देखता हूँ, बट आप लोगों को एक चीज जो ध्यान में रखनी है, थीटा आप लोग हमेशा बेटा किसमें रखेंगे? इन टर्म्स ऑफ पाई रेडियन, इन टर्म्स ऑफ पाई रेडियन। जैसे कि अगर मैं किसी एक सर्कल की बात करता हूं तो सर्कल के लिए जो मेरे पास थीटा की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? पूरे सर्कल के लिए 2 पाई की वैल्यू आती है बेटा। एक सर्कल के लिए 360 डिग्री का एंगल बनता है ना कंप्लीट सर्कल के लिए, तो इन टर्म्स ऑफ थीटा अगर मैं रखूंगा पाई की टर्म्स ऑफ थीटा की जगह 2 पाई आ जाएगा, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे B फॉर सर्कुलर लूप एट सेंटर कितना आ जाएगा? μ0 I/2R 2 पाई, और देखो यहाँ से भी हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब यही चीज अगर मैं सेमी सर्कल के लिए निकालता हूँ, किसके लिए निकालता हूँ बेटा? फॉर सेमी सर्कुलर लूप। अब अगर यहाँ पर सेमी सर्कुलर लूप की बात कही जा रही है तो यहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर पर, यानी कि सेमी सर्कुलर लूप बेटा कुछ ऐसा ही होगा, राइट? और आपको सेमी सर्कुलर लूप के इस सेंटर यानी कि इस पॉइंट O पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं फॉर्मूला ये जनरलाइज फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, किसी भी चीज के लिए वैलिड है। देखो करने को आप वैसे भी कर सकते हो, पूरा बाय-हार्ट लॉ लगा दो, फिर डीएल का इंटीग्रेशन कर दो, डीएल का इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई आर तक कर दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, मुझे उससे भी दिक्कत नहीं है। जैसे पीछे करा हमने पूरा बाय-हार्ट लगाया, डीएल एलिमेंट को बाहर ले लिया और 0 से लेकर 2 पाई आर तक इंटीग्रेशन करके हम लोगों ने अपना आंसर निकाल दिया था। ये भी क्लियर है। दूसरा, इस फॉर्मूले को यूज कर लो, इतना बड़ा जाने क्यों? μ0 I/2R बेटा सेमी सर्कुलर लूप के लिए थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पाई आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास हाफ सर्कल है तो 180 डिग्री का बना रहा है, तो हमारे पास ये आ जाएगा π/2 पाई। इससे ये कट गया, कितना बचा? μ0 I/4R। बेटा चाहे आप यूनिटरी मेथड लगा दो, चाहे आप ये मेथड लगा दो, चाहे आप पूरा बाय-हार्ट लगा लो, आंसर सबसे सेम ही आना है। कैसे पता? चेक कर लो ना यार, BC 1/2 था पूरे लूप के लिए, सर्कुलर के लिए, तो आधे के लिए क्या हो जाना चाहिए? इसका आधा। अब देख लो एट सेंटर आपके पास 1/2 का हाफ कितना हो गया? और 1/4 हो गया। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? यहाँ तक तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं आ रहा है? अब अगर मैं आगे चलता हूं तो आगे इसके 2-3 क्वेश्चंस होते हैं जो आपको ये समझाने के लिए होते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे θ/2 पाई वाली वैल्यू का। पर उससे पहले मैंने शायद आप लोगों को बता दिया था कि मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द लाइन विल बी 0। जैसे कि अगर ये एक वायर है और मैं इस वायर के इस लाइन पे या फिर इस लाइन पे कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड पूछूंगा तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा? 0।
क्यों जीरो होगा? क्योंकि साइन थीटा के एक प्रोपोर्शनल होता है और अलोंग द लाइन ऑफ वायर हमारे पास या तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी या 180 डिग्री होगी, और साइन की टर्म्स में 0 या फिर 180 डिग्री कितना होता है 0, तो वो बीट कितना आएगा हमेशा अलोंग द वायर कितना आएगा 0। तो याद रखना मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द वायर, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द वायर वो आपके पास क्या रहता है बेटा? हमेशा 0 ही रहता है। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट है? आगे चल सकते हैं। आगे चलने के लिए मैं आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देता हूँ और उसके बाद आपको इसका इंट्रोडक्शन भी करा दूंगा किस तरीके से हम लोगों ने जीरो वाइज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आपके पास लेट से ये मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, ये आप लोगों के पास एक करंट जो है इसमें ऐसे जा रहा है, ठीक है, और अब तुम्हें पता तो है यार मेरे डायग्राम ये, ठीक है। अब आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, इसको थोड़ा चौड़ा करना पड़ेगा ऐसे, अब और ये आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो कहाँ पे निकालना है? एट द सेंटर, एट द सेंटर ऑफ द, और ये सेंटर है ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है बेटा आपसे? लेट से अल्फा एंगल, लेट से आपके पास कितना एंगल बना रहा है? अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। ये भी आपके पास लूप ही है, बनानी है बात अलग। अब दिख रहा है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन आप लोग ले लीजिए क्लॉकवाइज, आपकी मर्जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस पॉइंट O पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। शुरू करें, कैसे करेंगे? देखो बेटा ध्यान से, मैंने आप लोगों को अभी समझाया ड्यू टू एनी लूप, ड्यू टू एनी लूप हमारे पास उसकी वैल्यू होती है θ/2π। तो भाई पहले मैं इनको नाम दे देता हूँ A B C D। पहले तो मैं इस AB सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की बात करता हूँ, तो सबसे पहले इनको डायरेक्शन ही पता होनी चाहिए। डायरेक्शन के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? अपना राइट हैंड थंब रूल, थंब को रखें डायरेक्शन ऑफ करंट, तो A से B पर करंट देखो थंब पे ऐसे जा रहा है, दिख रहा है, तो O पॉइंट यहाँ पे अंदर है, तो O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है? अंदर, देखो थंब पे दिख गया ना, ये देखो ये जा रहा है A से B की तरफ हमारा ये, और O पॉइंट पे देखो हम ये फिंगर्स किधर कर्ल कर रही हैं? अंदर की तरफ, तो जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ जाएगा बेटा? अंदर की तरफ जा रहा है ड्यू टू AB वाले सेक्शन की वजह से। तो जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड AB वाले सेक्शन की वजह से है वो हमारे पास आ जाएगा μ0I/2r α/2π। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? मैंने क्या बोला? θ/2π, जब थीटा कोई एंगल था, अब हमारे पास बस एंगल क्या हो गया है? अल्फा, तो कोई बड़ी बात थोड़ी आ गई। तो यहाँ पर हमारे पास ये कहानी है, और ये जो कहानी है ये हमारे पास अंदर की तरफ जा रहा है, तो क्रॉस से रिप्रेजेंट करो। क्लियर है? यहाँ पर ऐसे जा रहा था, यहाँ पे करंट आएगा, ये तो हमने बाद में डॉटेड वाली लाइन तो हमने अपनी इमेजिनेशन से बनाई है, और करंट कुछ ऐसे जा रहा होगा। पर इस पॉइंट की वजह से भी देखो, यहाँ पर ऐसे करंट जा रहा है, O पॉइंट पर क्या जा रहा है बेटा? अंदर की तरफ जा रहा है। तो इस O पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा होगा, इस O पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा होगा वो हमारे पास अंदर जा रहा है। और ये अगर मैं लूप की बात करूंगा तो लूप है पूरा D से लेकर C तक का, DC, B ड्यू टू DC, ये आ जाएगा μ0I/2r। एंगल बताओ बेटा हमारे पास, ये वाला बचा हुआ एंगल कितना आ जाएगा भाई? 2π, हाँ 360, पहले मैंने क्या बोला था? पाई टर्म्स पर थी, 360 माइनस अल्फा इज ओके, बट आई विल से 2π माइनस अल्फा। करेक्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। B इज इक्वल टू μ0I/2r, यहाँ पे एंगल कितना आएगा? 2π माइनस अल्फा/2π। ये भी किधर की तरफ है मेरे पास? अंदर की तरफ। अब देखो जरा ध्यान से, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू BC एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AD, ये BC इस O पॉइंट पर अलोंग द लाइन है, सिमिलरली AD भी इस पॉइंट पर अलोंग द लाइन है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 0। मैंने अभी तो बताया अलोंग द लाइन ऑफ वायर अगर आप कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे तो वो वैल्यू कितनी आएगी? हमेशा 0 ही आएगी। और ये जो वैल्यू है आप लोगों के सामने है, BBC BAD आपके पास 0 हो जाएगा। ये दोनों के दोनों अंदर है, दोनों के दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपको कैसे दिख रहा है बेटा? अंदर दिख रहे हैं। जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी अंदर ही आएगा। देखो अगर एक अंदर एक बाहर तो हम लोग माइनस करते हैं, जो मैंने आपको करके भी दिखाया था मैग्नेटिक मोमेंट वाला केस, याद है ना? जब ये वाला डायग्राम दिया था मैंने, दिया था ना ये, तो अब इसमें भी चलो इसमें भी निकाल देना, ऐसा कर लेते हैं। ये मैं अंदर आपको दे रहा हूँ थीटा, ये मैंने आपको दे दिया थीटा, और ये वाली इसका जो
लेंथ है ये वाली r1 ले लो, समझ गए कहने का मतलब, ये r1 ले लो और ये वाली वैल्यू हमारे पास आप लोग ले लो r2, और चलो इसमें भी पहले में ऐसे होगा, ठीक है। तो ये आपके पास कहानी है। अच्छा इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो इसमें तो कुछ बचा ही नहीं, इसमें क्या आ जाएगा BAB प्लस BDC, इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू नॉट I अपॉन 2r तो कॉमन आ जाएगा, अल्फा अपॉन 2 पाई प्लस 2 पाई माइनस अल्फा अपॉन 2 पाई, तो मेरे हिसाब से बस 1 ही बच जाएगा, ये तो है 2 पाई माइनस अल्फा है ना, हाँ तो कोई दिक्कत है इसमें, हाँ हाँ यही बच जाएगा क्योंकि तो सारा खत्म हो जाएगा भाई, देखो 1 बचेगा ना, क्योंकि देखो म्यू नॉट I अपॉन 2r, एलसीएम क्या आ जाएगा इनका 2 पाई आ रहा है, अल्फा प्लस 2 पाई माइनस अल्फा, अल्फा से अल्फा गया, 2 पाई है 2 पाई कितना, अच्छा 1, तो ये कितना आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2r, ये आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर आ जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक। अच्छा अब इसकी वजह से निकालने की कोशिश करते हो, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड घूमेगा वो तो हमारे पास ये घूमेगा, यहाँ होगा फिर ये यहाँ पर जाएगा, ठीक है, और फिर ये यहाँ पर जाएगा, तो मैं इसको नाम देता हूँ A B C और D। बेटा B और C वाले लूप की वजह से जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2r, थीटा बाय 2 पाई आ जाएगा, थीटा अपॉन 2 पाई आ जाएगा, ये किसकी वजह से आ गया, चलो इसको B बन दे राइट। C और D की वजह से कितना आएगा हमारे पास 0, ये भाई C और D इस लाइन के अलॉन्ग है, इस सेंटर O पर निकालना है आपको, तो जो C और D है इस लाइन के अलॉन्ग, तो जो आपके पास BCD है वो आपके पास 0 आ जाएगा। सिमिलरली जो BAB है ये भी आपके पास 0 आ जाएगा, क्योंकि ये भी हमारे पास अलॉन्ग द लाइन ऑफ वायर है। अब बचा ये वाला पोर्शन A और D, अब पहले क्या करना है, इसका मैग्नेटिक फील्ड देखो, ये इधर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये इधर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो अंदर का मतलब ये हमारे पास क्या है बेटा इनवर्स है। और इसका देखो जरा DA वाले पे थंब से करंट की डायरेक्शन को रखिए और इस पॉइंट पे देखोगे तो इधर अंदर जा रहा है, पर O पॉइंट की तरफ ये बाहर की तरफ आएगा, आपकी तरफ आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है, और आउटवर्ड कितना आ रहा है यानी कि B2, अच्छा ये 2r की जगह पर हमने कौन सा कर लिया R2, ठीक है, और B2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट I अपॉन 2 ऑफ r1 थीटा अपॉन 2 पाई, ये वैल्यू आ जाएगी, बट ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, आउटवर्ड आ रही है, तो आउटवर्ड का मतलब है ड्रॉप, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब देखो हमारे पास दो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड हैं, एक अंदर है एक बाहर है, तो अब क्या करेंगे, ये बड़ा वाला मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख रहा है और ये छोटा वाला मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है, तो हमारे पास B नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वैसे तो B1 प्लस B2 है, लेकिन ये इनवर्ड और आउटवर्ड होने की वजह से माइनस हो जाएगा, ये एक बाहर आ रहा है एक अंदर, तो नेट वैल्यू क्या आएगी माइनस। तो आप लोग क्या करेंगे, B म्यू नॉट I अपॉन 2 तो कॉमन ले लो, ये दोनों में कॉमन है, ठीक है, थीटा अपॉन 2 पाई भी दोनों में कॉमन है राइट, थीटा अपॉन 2 पाई भी दोनों में कॉमन है, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, I भी कॉमन है, तो 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1, और नेट डायरेक्शन इधर बड़ा है, तो ये हमारे पास ये था, तो नेट डायरेक्शन आउटवर्ड, बेटा ये आंसर गलत हो जाएगा। अब सुनो क्यों गलत हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगों ने जो वैल्यू करी है वो इसलिए गलत है क्योंकि आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, जरा इसको देखो, ये इनवर्ड की तरफ है ना, इसका डिनोमिनेटर हमारे पास बड़ा है, R2 का रेडियस बड़ा है, R2 का रेडियस बड़ा है, तो ये पूरी टर्म I तो सेम है ना इसका, तो ये पूरी टर्म छोटा हो जाएगा, यानी B1 आपके पास छोटा है बेटा, तो यानी कि आप लोग क्या करेंगे, R2 नहीं R1 माइनस R2 करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास ये वाली वैल्यू बड़ी, ये छोटी है ना बेटा वैल्यू, बाकी से तो सेम है, अगर हाँ I अलग होता तो मैं बात मान लेता, पर यहाँ पर तो I सेम है, अगर I अलग होता वो टफ क्वेश्चन बन जाएगा, अभी नहीं करा रहा मैं आप लोगों को, प्रैक्टिस सेशन में करा दूंगा तो वो टफ क्वेश्चन हो जाता, लेकिन अभी तो सारी चीज सेम है, बस जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो वैल्यू बड़ी है, तो R1 की डिनोमिनेटर छोटा है तो बेसिकली B2 बड़ा है, तो B2 का रेडियस क्या है हमारे पास R1 है, तो 1/R1 माइनस R2, और नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी बेटा आउटवर्ड, क्योंकि ये बड़ा है ना हमारे पास, तो नेट वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ये भी आउटवर्ड। तो ये बेटा आप लोग थोड़ा ध्यान से करना, इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आ जाते हैं, और ये अब सही है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही सर, अब तो कर लेंगे। चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूँ ताकि बच्चा अगली बार ये ना बोले कि सर बस क्वेश्चन नहीं हो रहे, ठीक है। चलो अब मैं आप लोगों से एक सिंपल सा सवाल पूछने जा रहा हूँ, है यही, फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O। इसी तरीके के सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं,
तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, इस बार कुछ कहानी इस तरीके से ऐसे, ये आपके पास एक करंट आई आ रहा है, यहाँ पर ऐसे है और यहाँ पर ऐसे, ठीक है, समझ में आ रहा है। और आपको इस पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना। तो आइए दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो इस पॉइंट तक तो ये यार एक फाइनाइट वायर की तरह काम कर रहा है, और इस पॉइंट पर ये वाली वैल्यू सेमी सर्कल की तरह काम कर रही है। तो बायोट सावर्ट्स का लगाते हुए अगर मैं इस वाले वायर की वैल्यू को कैलकुलेट करता हूँ, तो इस वाली वैल्यू पे जो मेरे पास b की वैल्यू आएगी वो कितनी आ रही थी, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r। याद है ना, ये वैल्यू आई थी ना हमारे पास, एक साइन 90 होता था यहाँ पे, इसका फाइनाइट वायर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r sin phi 1 प्लस sin phi 2, sin phi 1 मतलब 90 हो गया, sin phi 2 0 हो गया, ये आई थी ना वैल्यू। अरे यार ये तो वैल्यू आई थी sin phi 1 प्लस sin phi 2। अब इस पॉइंट के अलोंग यहाँ पर एक एंगल तो 0 डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, और ये वाला जो है एंगल नहीं बना रहा, फाइनाइट का है। तो एक 90 प्लस 0 करोगे तो नेट वैल्यू क्या जाएगी, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r ड्यू टू दिस वायर a b c। तो ये a b के अलोंग b ऑफ a b हमारे पास इतना आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r। यहाँ तक क्लियर है। सिमिलरली अच्छा इसकी डायरेक्शन देखो जरा बेटा, ये ऐसे जा रहा है करंट, तो ओ पॉइंट पर आउटवर्ड आएगी, भाई ऐसे पकड़िए तो ओ पॉइंट पर, इस पॉइंट से आपको पता पड़ रहा है कि आउटवर्ड आएगी, तो आउटवर्ड का मतलब कितना हो गया मेरे पास ऐसे। यहाँ तक कोई दिक्कत। सिमिलरली बी ए बी की तरह बी सी डी दे देते, देखो यार सी डी ये जा रहा है और ओ पॉइंट पर ये भी आउटवर्ड ही आ रहा है, भाई ऐसे करंट को पकड़ोगे करंट डायरेक्शन में और करंट फिंगर्स का करोगे इधर अंदर पर, ओ पॉइंट पे तो बाहर की तरफ आ जाएगा। तो यानी कि आपके पास ये जो बी सी डी आ रहा है कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r इसकी जो रेडियस है छोटा r, ठीक है। ये हमारे पास क्या दे रखा है आपको 4 पाई r, ये भी किस तरफ है आउटवर्ड। अच्छा अब हमारे पास सर्कल की वजह से कितना हो जाएगा, देखो ये देखो करंट ऐसे जा रहा है और ओ पॉइंट पर ये भी आउटवर्ड आ रहा है, यानी कि तीन आउटवर्ड आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तीन आउटवर्ड आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो b ड्यू टू bc क्या बेटा, कहाँ आ रहा है इनवर्ट, दिखाओ CD वाला भी आउटवर्ड आ रहा है, यहाँ से करंट लेके जाओगे इसके अंदर और ओ पॉइंट पे तो बाहर ही आएगा इसके, ठीक है बेटा। ये देखना यहाँ से ऐसे करंट जा रहा है, फिंगर से अंदर करेगा, इस पॉइंट पे अंदर है, पर जैसे ऊपर जाएगा तो ओ पॉइंट तो बाहर की तरफ लेके आ रहा है। यहाँ देखो यहाँ से भी ऐसे इस पॉइंट पे अंदर है, बट इधर के पॉइंट पे सारे अंदर है, राइट। पाम रूल लगा लो इधर ऐसे, और इस पॉइंट पे देखो ये आ रहा आउटवर्ड, बताया था पाम रूल भी, कोई सा भी रूल लगा लो। b ड्यू टू bc ये भी इनवर्ट जा रहा है, पर कितना होगा देखो सेमी सर्कल वायर है, अभी भी मैंने आपको बताया था b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4r। सेमी सर्कुलर वायर ये था हमारे पास नेट वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू भी हमारे पास कितनी है इनवर्ट, तीनों हमारे पास, सॉरी तीनों आउटवर्ड है हमारे पास, तो b नेट हमारे पास क्या हो जाएगा, b1 प्लस b2 प्लस b3, और b1 b2 b3 मैंने आपके सामने निकाल रखे हैं a b c d और b c की वजह से, इन सबको प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4r। और पेपर में एग्जाम में ऐसे दे सकता है आप लोगों को म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r होल कॉमन ले लो तो पाई प्लस 2। समझ में आ गया, जिनको नहीं आया वो देखो नालायक हो। मैंने यहाँ पे पाई पाई की मल्टीप्लाई कर दी, डिवाइडर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर पूरा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r कॉमन ले लिया होल, तो इधर तो बचेगा मेरे पास बस पाई, और ये 1 1 बचेगा, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, पाई प्लस 2, ठीक है। समझ में आ गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी के पास कड़ा है, कड़ा किसी ने नहीं पहन रखा, ठीक है, और कड़ा किसी ने नहीं पहन रखा है तो कोई बात नहीं, चूड़ी है या कुछ भी है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, मेरी चूड़ी कहाँ है, चलो हाँ साहिल से पूछ के आओ एक बार, दूसरे रूम में होगा उसके पास शायद कड़ा होगा, तो उससे फिर हम लोग जाओ एक जरा पूछो, फिर इतना मैं टॉपिक आपको समझा देता हूँ कि आपके पास जो टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड at a point on the axis of circular loop। दिख रहा है ना कितना कैमरे में दिख रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द, थैंक यू सो मच। अब देखो बेटा ये आपके पास सर्कुलर लूप है और आपको मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि अभी क्या है ना 2D है,
मैं इस पे आपको बता देता पर आपको इमेजिन कुछ चीज़ें नहीं हो पाती। अब मैं इसके साथ आपको इमेजिन करा दूंगा कि हाँ ऐसी चीज़ें भी शायद कुछ हो रही हैं। ठीक है, इंक लिमिटाइज में डाल दे फटाफट से। इतना खाली बैठा है तो क्या करेगा, खाली बैठना शैतान का काम होता है। ठीक है, चलिए अब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो एक सर्कुलर लूप है और उसमें मैं करंट को डाल रहा हूँ ऐसे। ये मेरे पास क्या है बेटा, एक सर्कुलर लूप, दिस इज माय सर्कुलर लूप। ये देखो इस सर्कुलर लूप के बाद मैं इस पॉइंट P जो कि इसके एक्सिस पर है, अभी तुम्हें एक्सिस समझ नहीं आएगा, और यहाँ से आप लोगों से पूछता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये आप लोगों के सामने करंट कैरिंग लूप है और इसमें आपके पास क्लॉकवाइज करंट जा रहा है ऐसे 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 कराया था आपको। हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने कराया था क्वेश्चन, बिल्कुल वही क्वेश्चन है बेटा। अब ये जो आपके पास लूप है इसमें अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर आप लोग देखते रहना करंट क्लॉकवाइज जा रहा है, तो यानी कि करंट तो ऐसे जा रहा है, ऐसे और ऐसे, राइट। और इसकी एक्सिस है ये वाली, देखो इसके सेंटर से इसका एक्सिस जा रहा है, समझ में आया। और इस मार्कर के टिप को जो मेरा उंगली है इससे ज्वाइन कर दो, जो मार्कर की टिप है उसको मेरी उंगली से ज्वाइन कर दो। देखो मार्कर की टिप ये रही और मेरी उंगली यहाँ पर, इससे आपने ज्वाइन कर दिया। तो आपको बताना है इस पॉइंट P पर आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या है यहाँ से। प्रोवाइडेड है कि आपके पास जो इसकी रेडियस है, चलो ये बड़ा R मान लेते हैं, ये डिस्टेंस x मान लेते हैं और ये डिस्टेंस कितना मान लेते हैं हमने z से छोटा। कोई दिक्कत यहाँ तो कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, अब मेरी कुछ चीज़ों को ध्यान से सुनते जाना क्योंकि ये चीज़ें इमेजिन करने में हो सकता है आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत है, इसलिए जो पॉइंट समझ में नहीं आए वो पूछ लें। अब मैंने आपसे बोला मेरा करंट यहाँ पर I ये है और मेरा करंट एलिमेंट DL है। DL की वजह से अब जो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा हो कुछ इस तरीके से जा रहा हो, समझो यार बात को। देखो ये है ना I और DL, तो ये जा रहा है ना, तो करंट का एलिमेंट तो ये जा रहा है इसमें, ये रहा इस डायरेक्शन। अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है इस फिंगर पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से जो करंट का डायरेक्शन जा रही है IDL की, वो तो ये जा रही है मैग्नेटिक, समझ में आ रहा है। और यहाँ से मैंने लाइन खींचा यहाँ पर, बिल्कुल समझ में आ रहा है, यहाँ से लाइन खींचा यहाँ पर, यानी कि पॉइंट है यहाँ से बना रहा हूँ मैं ये वाला है, समझो दो मार्कर। ये आपके पास आ गया Z एक्सिस जिस पे आपका मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है और यहाँ से मैंने ये वाली लाइन खींची है जो कि इस पे। तो अब मुझे बताओ इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, रेड मार्कर और ब्लैक मार्कर के बीच 90 डिग्री, यानी ये वाला एंगल तो 90 डिग्री का बन रहा है ना, समझ में आया। IDL यही तो है IDL भाई, करंट ये जा रहा है और D एलिमेंट ये IDL और R, इनके बीच में जो एंगल है पहले ये बताओ ये 90 डिग्री का नजर आ गया आप लोगों को। अगर मैं इस पॉइंट पर बायोट-सावर्त लॉ लगाना चाहता हूं तो dB जो आएगा वो कितना आएगा, μ0/4 पाई IDL बाय R², बट DL sin 90 है तो क्या मैं इसको इतना छोड़ सकता हूँ। यहाँ तो कोई दिक्कत वाली चीज़ होनी नहीं चाहिए, पक्का क्लियर है ना, चल सकते हैं आगे। ठीक है, अब अगर मैं आप लोगों से, अब ध्यान सुनो, इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताता हूँ। देखो देखो कहानी थी ये कि मेरे पास ये पॉइंट P है। अब देखो फिंगर्स को कर्ल करूंगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और चलो अब मैं तुम्हें ऐसे समझाता हूँ। लेट्स से कि ये ऐसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको ऐसे रख लिया। तो यहाँ पर देखना इस पॉइंट पर तो मैग्नेटिक फील्ड दिखेगी वो ये जा रही है, नहीं इस पॉइंट पर ऐसे जा रही है, समझ पा रहे हो भाई। ये तो करंट ऐसे है, तो इस पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड दिखाओ, P पर तो नीचे जा रही है ना, नीचे की तरफ, तो इस पॉइंट पे ऐसे की तरफ दिखाऊंगा मैं तुम्हें, यार ऐसे जा रही है तो ऐसे आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, ये तो इधर है ना करंट एलिमेंट, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो ये वाला जो वैल्यू आएगी हमारे पास dB की डायरेक्शन, वो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। जो dB लाइन बनाया है मैंने क्या बनाई बेटा, dB इज द डायरेक्शन ऑफ किसका, मैग्नेटिक फील्ड। क्या यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, नहीं। ये क्या है मेरे पास R जो कि DL के साथ है। अब मुझे पता है, मैंने आपको बताया था, we know that कि dB परपेंडिकुलर होता है DL के और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है रेडियस के।
ये तो मैंने आपको बताया था भाई, चाहे आर ले लो चाहे से लो, यानी कि जो डी बी है इसके साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, ये एंगल 90 डिग्री का आपको दिख रहा है। किसी को कोई डाउट है? नहीं है, ठीक है। अब ये वाला जो एंगल है ये मेरे पास लेट से थीटा है, तो सिमिलरली एक लाइन यहाँ से जैसे यहाँ गया, देखो करंट एलिमेंट यहाँ से भी जाएगा आइडियल, सेम यही चीज आप लोगों को यहाँ से नजर आएगी इस एंड से। भाई जब यहाँ पे गया तो इस पॉइंट पे ऐसे जाएगा, अब इस पॉइंट पे ऐसे जाएगा, 90 डिग्री का एंगल फिर से बन जाएगा। ये वाला ए एक्सिस है, ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ से ही बन रहा है, यहाँ से ही बन रहा है, उसमें तो कोई अंतर होना नहीं है, तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ से ही बन रहा है, यानी कि ये वाली लाइन इसका मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, देखो इसका आया था नीचे की तरफ, इसका कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा ना, ऐसे बिल्कुल सेम। ये बोल रखा है ना एक बी पॉइंट बीच में। हाँ बेटा रेडियस को ले रहा हूँ, एक्सिस का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ लूप पे जा रहा हूँ। एक्सिस का मतलब है कि इस पूरे लूप के सेंटर से मैं निकालूं, तो यहाँ से ही बराबर है, यहाँ से ही बराबर, तो उन दोनों के बीच में 90 डिग्री बनना है। ये थीटा डिग्री। ये तो बेटा मैंने क्या बताया था कि डीबी आर के साथ ही परपेंडिकुलर रहेगा, डीएल के साथ ही परपेंडिकुलर, देखो डीबी इसके साथ ही परपेंडिकुलर है, ऐसे समझ। ये तेरा डीएल एलिमेंट, तेरा डीएल एलिमेंट, और ये तेरे पास ये देख तेरा डीएल एलिमेंट ये जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड तेरे पास ये, ठीक है, और ये तेरे पास आर जा रहा है। अब ये इन दोनों के ही परपेंडिकुलर है, तो ये ऐसे जा रहा है। कोई भी ले ले, एक तो तेरा डीएल एलिमेंट आएगा जो कि इस बी के साथ में 90 डिग्री पर है, और ये बी आर के साथ भी है 90 डिग्री पर, ऐसे लगा ले। ये रहा तेरा आर, देखो डी बी इस तरफ जा रहा है, आर ये जा रहा है, अब z एक्सिस में इसको ही तुम्हारे पास ये, तो बेसिकली ऐसे ऐसे सब एक दूसरे को परपेंडिकुलर, ठीक है। करंट एलिमेंट की डायरेक्शन ये जा रही, आर की डायरेक्शन ये, और ये मैग्नेटिक फील्ड, हाँ वो जो भी जाएगा मैग्नेटिक फील्ड तो आप देख रहे हैं ना किस तरफ आ रही, मैग्नेटिक फील्ड तो इसकी ऐसे जा रही, तो बीच नीचे जा, ठीक है। तो ये हमारे पास दो चीजें हैं। सिमिलरली हमारे पास, अब ध्यान से देखना कि ये वाली जो वैल्यू है, देखो ये लाइन इस वाले मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये इतना बड़ा बना रहा हूं, ये भी 90 डिग्री का होगा भाई, जैसे हमारे पास आर के साथ डीवी 90, तो ये भी तो आर ही है, और ये वाला एंगल भी कितना बन जाएगा मेरे पास, सेम थीटा। समझ में आ रहा है? और ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 है, 2 थीटा है, तो बेटा ये वाला एंगल 90 माइनस 2 दिख रहा है सबको। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री है, ये पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री है, और उसके जो 2 थीटा लग रहे हैं, तो ये जो एंगल बना है ये वाला, तो ये एंगल बन जाएगा 90 माइनस 2 थीटा। क्लियर है? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं, थोड़ा सा एंगल है, बच्चों को आती है प्रॉब्लम, बट ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस तो इसमें है नहीं। अब यहाँ पर आप एक लाइन खींच दो, यहाँ पर आप एक बाय इमेजिनरी लाइन खींच दो, और अगर आप इस लाइन को खींचते हैं तो ये वाला एंगल कितना आएगा वो बता सकता है? ये वाला, हाँ लेट्स से एंगल आपके पास ए है, तो एंगल ए कितना आएगा बताओगे? 90 माइनस 2 थीटा, हाँ प्लस थीटा, हाँ प्लस ये जो भी एंगल है, हाँ इक्वल टू 90। बस बेटा बिल्कुल सही है भाई। उसने बोला सर यहाँ से लेकर और यहाँ तक के सारे एंगल मिला के 90 डिग्री रख दो, तो एक्स की थीटा आ रही है मेरे हिसाब से। चेक कर लेते हैं, ए की वैल्यू थीटा प्लस 90 माइनस 2 थीटा प्लस ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखो बेटा 90 से 90 गया, 2 थीटा माइनस थीटा इज इक्वल टू सॉरी माइनस थीटा प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू थीटा आ गया, यानी कि ये वाला जो एंगल है बचा हुआ, ये एंगल कितना है मेरे पास? थीटा है बेटा, मार्कर में भाई इसे भी डाल दो अब चलेगा। थैंक यू। एक थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बेटा, सर ए की वैल्यू कितनी आ गई थीटा। ये कहानी क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब यार कोई बच्चे, अब तो बच्चे वाली चीज, अगर आपने ये सब चीजें कर ली हैं तो इसका मतलब अब आपको आगे चीजें आराम समझ में आ जाएंगी। अब मैं इसका बस वो पार्ट बना रहा हूँ जो हमें नेसेसरी है, ये उड़ा देता हूँ, ये वाला पोर्शन, ठीक है। देखो ये वाला पोर्शन मेरे पास कुछ इस तरीके से है, ये मेरे पास पॉइंट P है, ये मेरे पास पॉइंट P है, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है dV, ये मेरे पास थीटा है, और ये मेरे पास एक्सिस वाली लाइन है। सिमिलरली ये मेरे पास क्या है बेटा, dV है, तो ये वाला एंगल मैंने आप लोगों को निकाल के दिखा दिया थीटा है, मुझे इसकी एंगल की जरूरत नहीं है, बस ये
बताने के लिए कि आपको ये कैसे आया था, मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट बता देता है ना। ये थीटा है डीवी बोले लो नहीं, समझ में आ गया ना सारी चीजें। थीटा वैल्यू है। अब अगर ये डीवी है, ये थीटा है, तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, डीवी कॉस थीटा। और ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा मेरे पास, डीवी साइन थीटा आ जाएगा। सिमिलरली अगर ये थीटा है तो नीचे वाला वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, डीवी कॉस थीटा। और ये वाली वैल्यू इसमें क्या आ जाएगी, इसी डायरेक्शन के अलॉन्ग, डीवी साइन थीटा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो डीवी कॉस थीटा एलिमेंट्स हैं, they all will be cancel out, they all will be cancel out। क्यों कैंसिल आउट होंगे बेटा, क्योंकि ये आपस में क्या है, बीइंग इक्वल एंड अपोजिट। अब ओवरऑल जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो किसकी वजह से आएगी, ओवरऑल साइन थीटा। डीवी साइन थीटा के दो कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं, तो 2dv साइन थीटा, ये गलती मत कर देना बेटा, मेरी बात सुनो। dv साइन थीटा को अगर आप 2dv लोगे तो फिर आप लोग हाफ सेमी सर्कल के लो कि आपने इस आधे पोर्शन के लिया, ऐसा नहीं कर सकते ना भाई। दो एक ही वैल्यू के लो और उसे पूरा इंटीग्रेट कर दो ना, फिर 4dv ले लो, हाँ उसके ऐसे कर सकते हो, बट फिर फायदा नहीं है ना। इससे अच्छा है आप लोग सिर्फ इसकी वैल्यू ले लो, इस करंट एलिमेंट की, और उसको इंटीग्रेशन लगा लो पूरे इसके लूप पे, कहानी खत्म भाई। अगर आप इसका यहाँ पर लोगे तो सिमिलरली इसका भी आप यहाँ पर लोगे, यहाँ लोगे, मतलब हर इसका दो कंपोनेंट तो आएंगे। बट मुझे बताना है कि जो कंपोनेंट मैं लूंगा वो अगर ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड लूंगा B = μ0 IdL, तो इसमें जो B की वैल्यू है मेरे पास कौन सी आएगी, dv sin थीटा। समझ में आ रहा है, तो ये जो वैल्यू है हमारे पास वो कौन सी आ जाएगी, सिंपल और सिंपल dv sin थीटा वाली। तो B = वहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं μ0 I/4 I dl sin थीटा बाय r स्क्वायर। बेटा समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है ना, ठीक है। अब मैं आप लोगों से कह रहा हूँ साइन थीटा की वैल्यू इस एंगल में पुट कर लो, थीटा तो ये वाली वैल्यू थी, थीटा की वैल्यू देख लो, एंगल sin थीटा = p/h, बड़ा r अपॉन छोटा r, फ्रॉम ट्रायंगल क्या लोगे, OPQ ले लो भाई, ये O पॉइंट है, AP है, ये Q है, फ्रॉम OPQ sin थीटा = p/h, बड़ा r बाय छोटा r। और इसमें देखो अब I और dl के बीच में अब एंगल हमारे पास थीटा बन गया, I और dl के बीच में, करंट एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, I और dl के बीच में साइन कंपोनेंट ले रहा हूँ मैं। ये क्या था, I dl, और इस पॉइंट P पर मैग्नीट्यूड 90 था, पर I और dl आपस में परपेंडिकुलर रहेंगे। मैंने आपको पहले बोला था ये कंपलसरी नहीं है, I और dl आपस में परपेंडिकुलर रहेंगे, कंपलसरी नहीं, ठीक है। तो B, हाँ B I के भी रहेगा, B इसके, I और dl तो एक है, एक आई थी। अब देखो साइन थीटा के डाल दो या पुट कर दो फटाफट से, dv = या dv sin थीटा कर लो, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आया वो dv आया, जो कि हमारे पास sin थीटा के इक्वल, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, और dv की वैल्यू हमारे पास ये थी, मतलब b जो आएगा वो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड इसके इक्वल आएगा। तो dv की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तो हमारे पास b कितना आ जाएगा बेटा, μ0/4 r स्क्वायर I डॉट dl, ये वैल्यू तो आपके पास इसकी आ गई, और एक इसका आ जाएगा साइन थीटा। समझ में आ गया, B = dv sin थीटा। भाई देख मैंने बोला कि आपके पास जो नेट ओवरऑल आएगा cos थीटा कैंसिल आउट हो गए, तो ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो सिर्फ और सिर्फ dv sin थीटा के आएगा। अब dv की वैल्यू मैं आपको निकाल कर बता चुका हूं, और उसमें sin थीटा और ऐड कर दो यार, बस तो नेट मैग्नेटिक फील्ड dv sin थीटा हो जाएगा। dv sin थीटा मैं यहां पे वैल्यू डाल के छोड़ा रहा हूं, ठीक है, बीच सॉल्व करूंगा। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी B, इंटीग्रेट B का पहले कर चुका हूं, इसमें sin थीटा की वैल्यू क्या है, r/r, देखो ऐसा कांस्टेंट है, μ0/4 r स्क्वायर इनटू बड़ा r बाय छोटा r, ये हो जाएगा sin थीटा। और अंदर किसका इंटीग्रेशन करोगे, dl। भाई यहां तक चीजें क्लियर हैं, dl का इंटीग्रेशन कहां से होगा, 0 से लेकर 2 पाई r तक हो जाएगा, तो B = μ0 इंटू r/4 पाई r³ हो जाएगा, छोटा r का क्यूब। और dl का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2 पाई r, पाई से पाई गया या सीधा 2 काट दो, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, B = μ0
आई कहाँ रहेगा, आई तो है ना, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय आर क्यूब। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा आर स्क्वायर, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है ना? ठीक है, हाँ ठीक, चेक कर लेंगे अभी। अच्छा, अब आर क्यूब को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये आर है, क्या मैं इसको आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ? भाई आर इज इक्वल्स टू आपके पास आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट आ जाएगा ना, पाइथागोरस थ्योरम से। तो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर बाय आर क्यूब की क्या वैल्यू है बेटा हमारे पास? देखो ये 1/2 है और ये 3 है, तो इनटू 3/2 लिख दो उसकी वैल्यू पूरा। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आपके पास आर स्क्वायर प्लस, अब इतना तो मैथ्स आपको आती होगी ना, ये वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 और इसकी 3 है, तो 3 इंटू 1/2 हो जाएगा, तो ये 3/2 हो जाएगा। ठीक है, ये कहानी समझ में आई। b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर इंटू इतना हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? अब जब आपके पास ये जो पॉइंट है x एक्सिस बहुत ही क्लोज जाएगा कि आपके पास ये r के इक्वल हो जाएगा, x इक्वल टू 0, तो हमारे पास r की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 0 हो जाएगी। और उसके केस में देखो दो केस बनेंगे, जब आपके पास when x इज इक्वल्स टू 0, जब हमारे पास x की वैल्यू लगभग 0 हो जाएगा तो r से स्क्वायर कट जाएगा, r क्यूब बचेगा और नीचे कर दो, तो हमारे पास b कितना बचेगा, समझ में आया? इसको 0 कर दो, r स्क्वायर पे 3/2, 1 2 से 2 गया, r क्यूब बचेगा और एक r नीचे बच जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट i अपॉन r सिंपल। बस अगर x बहुत ही बड़ा हो जाएगा कि हम लोग r को नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा, x कट जाएगा, x क्यूब, तो म्यू नॉट i r स्क्वायर बाय x क्यूब बच जाएगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आती है हमारे पास, शायद इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, इसलिए मैं चेक कर लेता हूँ, बट ये जो वैल्यू हमारे पास एक्सिस के लिए ये वैल्यू आई है b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i इंटू 2 पाई a स्क्वायर बाय एक्स क्यूब, ये आई है म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई, हाँ मतलब इसको अगर मैं 2 से रखता हूँ ठीक है, 2 पाई r वैल्यू आई है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i इंटू 2 पाई a, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i इंटू 2 पाई a और a स्क्वायर, हाँ ठीक है बेटा, अपॉन एक्स क्यूब, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने क्या कर रखा है, एक चीज़ जो दूसरी कर रखी है, देखो बुक में जो वैल्यू दे रखी है उन्होंने दे रखा है इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक, उसमें मोमेंट में, मैग्नेटिक मोमेंट में दे रखी है। अब देखो क्या करना है, कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं, यहाँ पर देखो उन्होंने काटा नहीं, बस 2 से इसको काट दिया 2 को, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास पाई को ऐसे रखा है, इन्होंने पाई को ऐसे रखा है और नीचे ही पाई रख दिया, तो 2 पाई रख देंगे इसको हम। तो इन्होंने कहा r इंटू आर, देखो म्यू नॉट आई, केस यहाँ पर बनाता हूँ, ये जगह साफ है। अगर मैं उसी इक्वेशन को यहाँ पे लिखता हूँ दूसरे तरीके से, वो तो हमारे पास पूरी आ गई, ठीक है। जो बुक में तरीका था जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि मैंने गलत किया है, वो ये था, सही है वो भी बेटा, गलत नहीं है। इन्होंने लिखा है b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इंटू आर इंटू 2 पाई आर, ये वैल्यू आई थी, अपॉन में 4 पाई और आर क्यूब, ये वैल्यू आई थी बेटा हमारे पास। अब इन्होंने क्या करा, 2 से इस 2 को काटा है, तो मैंने लिखा b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई छोटा r क्यूब, पाई r स्क्वायर, और पाई r स्क्वायर किसके इक्वल होता है हमारे पास, एरिया ऑफ द सर्कल। तो इन्होंने लिखा b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई a अपॉन 2 पाई r क्यूब। अगर इस लूप में n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो इसमें n की मल्टीप्लाई हो जाएगी। इफ लूप हैज n नंबर ऑफ टर्न्स, n नंबर ऑफ टर्न्स, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा b म्यू नॉट n आई a अपॉन 2 पाई r क्यूब आ जाएगा। n आई a किसके इक्वल होता है हमारे पास, मैग्नेटिक मोमेंट m के इक्वल, करा चुका हूँ ये चीजें हम लोग पहले ही। तो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू m अपॉन 2 पाई r क्यूब। ये फॉर्मूला जो आपकी बुक में दे रखा था वो ये वाला, मतलब जो इस बुक में दे रखा था वो ये वाला है, जहाँ पर देखो बात देखो बराबर, r की वैल्यू फिर वही इन्होंने कर रखी है, x ग्रेटर देन x और लेस देन x, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास एट द एंड वैल्यू आती है जब आप लोगों के पास किसी भी
एक्सिस पर एक लूप की वजह से आप लोगों को अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ती है तो वो हमारे पास ऐसे ही निकाली जाती है। इसके बाद जो टॉपिक है वो हमारे पास कौन कौन से हैं? सोलेनॉइड बचता है, टॉरॉइड बचता है, 1 एम्पीयर की डेफिनेशन बचती है और एक दो टॉपिक्स और बचते हैं। इसका एक आध क्वेश्चन बच जाता है। ठीक है, तो होपफुली अगली 1 या 2 क्लास में हम लोग इस चैप्टर को टाटा बाय बाय कर देंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।